तकरीबन हर एक हिंदुस्तानी का पेट हल्का सा निकला हुआ होता है और वो चाहता है कि उसका पेट फ्लैट हो जाए। करीब 150 से ज़्यादा बीमारियां एक्सेस फैट की वजह से होती हैं। दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, डायबिटीज़, लिवर की बीमारियां, फैटी लिवर, साइरोसिस, कई प्रकार के कैंसर। अच्छा, मोटापे से कैंसर भी हो जाते हैं? कैंसर भी हो जाते हैं। क्या मेडिसिन लेके इस तरह से पतला होना ठीक है? ये बहुत ही खतरनाक है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में पर्सनली इसकी वजह से नौजवान बच्चों की डेथ होते हुए भी देखा है। किसी को डायबिटीज़ है तो वो सब फल खा सकते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि फल कम मात्रा में खाना। मैं तो कहता हूँ कि कम से कम 4-5 बार दिन में फल खाइए। अच्छा, भ्रम में ना रहे। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो तरह तरह के डायबिटीज़ के इलाज बताते हैं। समझते हैं क्या ज़रूरी है। डायबिटीज़ इज़ लाइक योर स्पाउस, जिंदगी भर की बीमारी। तो ग्लूटेन फ्री डाइट पे जाने से आप डायबिटीज को रोक सकते हैं, होने से बच सकते हैं, ऐसा मिथ है। पाम ऑयल पहले हिंदुस्तान में आया साबुन के लिए जी, और आज की तारीख में कोई भी नमकीन का पैकेट आप खोल के खाएंगे सब पाम ऑयल में तले हुए होते हैं। जी, पाम ऑयल हमारे लिए डेफिनेटली हज़ार्डस है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ऐसी बीमारियां बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में हो रही। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे लोग अचंभे में होते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो कुछ खा ही नहीं, मैं तो मीठा खाती नहीं, मेरा शुगर कहाँ से बढ़ता है? नमकीन की वजह से भी डायबिटीज़ होता है। व्रत रखना क्या हेल्दी है? व्रत रखना बहुत हेल्दी है। हमें खाना उतना ही खाना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है, बल्कि हमें खाना जितनी आवश्यकता है उससे कम ही खाना चाहिए। उसका कोई फायदा नहीं है। हर 2 घंटे पे खाना खाने से शुगर कम नहीं होती। सत्तू या ओट्स कौन सा बेटर? दोनों कंपेयर नहीं करना चाहिए, दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। कोई ना कोई ये रेसिपी भी निकाल देगा। कोई अगर कल से आपको कहे कि तुम मोमोज मत खाओ मोटे हो जाओगे, या मिठाई मत खाओ डायबिटीज हो जाएगा, तो उनको ये पॉडकास्ट की क्लिप दे दीजिएगा, डॉक्टर साहब के बारे में बता दीजिएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं रूबरू विद राजीव। आज हम एक डॉक्टर साहब के साथ बैठे हुए हैं। हम इस पॉडकास्ट में हिंदुस्तान की 2 सबसे तेज़ी से फैलती हुई बीमारियां और तकरीबन हर दूसरा आदमी जिस तकलीफ से जूझ रहा है उसकी चर्चा करेंगे। उसके बारे में डॉक्टर साहब से जानेंगे कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और उसका उपाय क्या है। सबसे पहली है मोटापा और दूसरी है डायबिटीज़। तकरीबन हर एक हिंदुस्तानी का पेट हल्का सा निकला हुआ होता है और वो चाहता है कि उसका पेट फ्लैट हो जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर फिजिशियन बैठे हुए हैं, डॉक्टर राजेश केसरी जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। डॉक्टर साहब सीनियर फिजिशियन हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं, यानी कि इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो है डायबिटीज़ में और साथ ही साथ मोटापे को, ओबीज के ट्रीटमेंट को लेके, जिसको हम बैरियाट्रिक फिजिशियन बोलते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को लेके हम सर से बात करेंगे, डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे मोटापे को कम किया जा सकता है, क्या और चीज़ें ऐसी हैं जो हम गलत कर रहे हैं जिनको रोक के हम अपने को सही राह पे ला सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा तो यही है कि मोटापा है क्या? मोटापा कोई बीमारी है या ये कोई बीमारी नहीं, ये कोई ऐसी फिजिकल कंडीशन है जो हमारे खान पान से जुड़ी हुई है, ये कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ है? क्या है मोटापा एक्चुअली? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि मोटापा क्या है। इस समय हमारे देश में आप खुद ही देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। और आपने अपनी बात की शुरुआत बहुत अच्छी की कि हमें इसके लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल आईना देखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर हमारे देश की पॉपुलेशन जो है, हमारे लोग, उनका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है। वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है का अर्थ ये है कि जो चर्बी उनके अंदर है
जो फैट की क्वांटिटी बॉडी में है वो इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो मोटापा अपने आप में बीमारी है कि नहीं? मोटापा ऐसा सच अपने आप में एक बीमारी नहीं। मोटापा हमारा वजन ज़्यादा है। ये हमारे शरीर का एडेप्टेशन है कि हमारा शरीर इस तरह से बना है कि जो भी एनर्जी हमें चाहिए, जो भी हम एनर्जी इनटेक करते हैं, एनर्जी कहाँ से आती है? हमारे खान पान से आती है जी। आप कुछ भी खाते हैं, आप पानी को छोड़ के कुछ भी लें, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो होती है। कार्बोहाइड्रेट में भी एनर्जी होती है, प्रोटीन में भी होती है, फैट में भी होती है। फैट में ऑलमोस्ट 2 गुना एनर्जी और दूसरी चीज़ों से ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि जो भी हम खाते हैं, हमारा जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि हमारा शरीर उस एनर्जी को कंजर्व करता है। मतलब जितनी ज़रूरत होती है एनर्जी की उतना इस्तेमाल करता है और जो एक्स्ट्रा होती है उसको रिजर्व करके कहीं स्टोर कर लेता है। एग्जैक्टली। हमारा शरीर जो है उसका इतना अच्छा मैकेनिज्म है स्टोरेज का कि हम जो भी खाते हैं उसमें से पूरी जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनको अच्छे से निचोड़ के निकाल के जो बचता है वो शरीर अपने अंदर रख लेता है, संभाल के रख लेता है। तो मोटापा एक तरीके से एक गोडाउन की तरीके से है, वो कोई बीमारी नहीं है। जी। तो मोटापा हमारे शरीर को अभी तक, जो हम इंसान अभी तक जिंदा हैं, एक ऐसा एडेप्टेशन हुआ है कि जिसने एनर्जी को कंजर्व किया। क्योंकि देखिए अभी हमारे पास सब कुछ है। अभी आपके पास सर्दी में, गर्मी में, बाढ़ में, धूप में हर समय खाने की चीज़ है। लेकिन आप चले जाइए 1000 साल पे, 1000 क्या, आप 100-150 साल पहले चले जाइए, बारिश नहीं होती तो भूखमरी होती है, बाढ़ आ गई तो भूखमरी होती है। तो जिस समय लोगों के पास मकान नहीं थे तो वो हंटर गैदरर्स थे, तो उनको अपना खाना ढूंढना पड़ता था। तो ऐसे में रोज खाना नहीं मिलता था। एक समय ऐसा भी रहा होगा जब इंसान को कई दिनों तक खाने को नहीं मिलता था। तो हम इसीलिए सरवाइव कर पाए क्योंकि हमारी बॉडी ने अपने अंदर ऐसे चेंजेस किए कि हम उस एनर्जी को कंजर्व करके स्टोर करके रख लेते हैं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल हर दूसरा व्यक्ति मोटापे की दवा लेने के लिए बहुत उत्सुक है। मतलब मोटापा कोई बीमारी है ही नहीं, तो अगर ये कोई बीमारी नहीं है तो इसकी दवा क्यों लेने के लिए सब परेशान? मैं इसी बात के ऊपर आ रहा हूँ कि मोटापा अपने आप में जो हमारा शरीर है वो एनर्जी कंजर्व कर रहा है। अब दिक्कत ये हो गई है कि जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा कंजर्व हो रही है, उससे ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, वो इकट्ठी हो रही है। और जब वो एनर्जी ज़्यादा इकट्ठी हो रही है तो वो हमारे शरीर के लिए एक जहर की तरह बन गई है। ये जो एक्सेस फैट हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है वो आप समझिए कि अपना सेल जो है, फैट सेल्स जो, उससे लीक हो रहा है। और जो आसपास के दूसरे टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, जो हमारे ब्लड में जाता है, तो एक प्रोसेस शुरू करता है जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। समझिए एक भीमी सी आग हमारे शरीर में जलती रहती है, तो उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। तो हम कितना बॉडी का फैट जमा करना ठीक माने और उससे ज़्यादा बढ़ता है तो उसको गलत माने? जैसे आपने कहा कि फैट बॉडी का स्टोर करना उसकी एक अच्छी मैकेनिज्म है, आपने उसको बुरा नहीं बोला जी। मतलब हल्का मोटापा बुराई नहीं है, फायदा ही है। ये हमारे शरीर की बनाई हुई एक मैकेनिज्म है। हल्के मोटापे की नहीं है। इस समय एक टर्म है BMI, बॉडी मास इंडेक्स जी। तो बॉडी मास इंडेक्स एक ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो हम सब कर सकते हैं और जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा वजन ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं। तो बॉडी मास इंडेक्स में हम अपनी हाइट लें मीटर में और अपना वजन लें किलोग्राम में, और हाइट को जो हम स्क्वायर करें एक दूसरे, मतलब जैसे 1.5 है तो 1.5 इंटू 1.5, और जो हमारा वजन आया उससे हम उसको डिवाइड करें। तो हम हिंदुस्तानियों के लिए, हम एशियंस के लिए ये जो नंबर आए ये 23 से कम होना चाहिए। अगर BMI, ये बॉडी मास इंडेक्स 23 से ज़्यादा हो तो ये निश्चित ही मोटापे की तरफ जा रहा है। मैं दर्शकों को बता दूं, BMI निकालने का तरीका डॉक्टर साहब ने एक मैथमेटिक्स का तरीका बताया, लेकिन इसका एक और भी आसान तरीका, आप गूगल पे भी जाके अपनी हाइट
और अपना वज़न डाल के BMI कैलकुलेटर पे जाके, या मोबाइल में कई सारी ऐप्स आती हैं, बड़ा आसानी से अवेलेबल है, आप BMI कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो उसके पैरामीटर्स डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर 23 से ज़्यादा है तो हम एशियंस, जो हम भारतीय या एशिया मूल के लोग हैं, भारत, पाकिस्तान, चाइना तक चले जाते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, है ना, इस इलाके के जो लोग हैं उनके लिए ये 23 से ज़्यादा होना ठीक नहीं है, वो खतरनाक है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात बताया आपने। अगर ये 23 से ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब कि हमारे शरीर में वज़न ज़्यादा है, चर्बी ज़्यादा हो रही है, मोटापा ज़्यादा हो रहा है, और हमें इसके लिए कुछ करना ज़रूरी है। जो कॉकेशियंस होते हैं, ये जो यूरोपियंस होते हैं, उनके लिए ये नंबर जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अक्सर लोग गूगल करते हैं, देखते हैं BMI 25 या 25 से ज़्यादा, तो वो मोटापा समझा जाता है। लेकिन जो एशियंस हैं, जो इंडियंस हैं, उनके लिए ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिनमें पाया गया है कि जब BMI 23 से ज़्यादा होने लगता है तब उनको मोटापे की वजह से बीमारियां होने लगती हैं। यानी कि जो यूरोप के लोग हैं वो हमसे ज़्यादा बॉडी में फ़ैट स्टोर कर सकते हैं और हेल्दी बने रह सकते हैं, वो 25-26 तक हेल्दी माने जाते हैं। और अगर हम 23 BMI से ऊपर जाते हैं तो हम एक्स्ट्रा एक्सेसिव फैट की वजह से जो होने वाले नुकसान है उसके लिए हम मतलब उसके खतरे में आ जाते हैं। तो हिंदुस्तानी जितने भी हैं उनके लिए फ़ैट स्टोर करने की जो सीमा है वो यूरोप के देश के लोगों से कम है। जी ठीक है। अब मोटापे के बारे में इतनी चर्चा और इतनी चिंता क्यों? क्योंकि ये जो वज़न ज़्यादा हो रहा है, इस वज़न की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। करीब 150 से ज़्यादा बीमारियां एक्सेस फैट की वजह से होती हैं, जो बॉडी में एक्सेस फैट डिपॉजिट है। लिटरली शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है कि जो मोटापे से प्रभावित नहीं होता। दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, डायबिटीज़, लिवर की बीमारियां, फैटी लिवर, साइरोसिस, जोड़ों के दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट रिप्लेसमेंट, कई प्रकार के कैंसर। अच्छा, मोटापे से कैंसर भी हो जाते हैं? कैंसर भी हो जाते हैं। न्यूरोपैथी, कई प्रकार की नर्वस सिस्टम की बीमारियां। इन सब बीमारियों की मूल वजह मोटापा है। तो इसीलिए मोटापे के बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ हम लोग हाल फिलहाल में देख रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है आशीष चंचलानी, बहुत मशहूर एक्टर है राम कपूर, कपिल शर्मा, है ना, ये फिल्म जगत से हैं। इन लोगों का क्या कहना है कि इन्होंने कोई सर्जरी नहीं कराई है और कोई एक्सरसाइज या कोई मेडिसिन लेके इन्होंने एकदम से अपना वज़न कम कर लिया और बहुत पतले हो गए। तो ये इतना ज़्यादा पतला होना उनके लिए सेफ है क्या? वो ठीक है, वो हेल्दी माने जाएंगे? और क्या मेडिसिन लेके इस तरह से पतला होना ठीक है? देखिए, इस समय बहुत सारी दवाइयाँ आ रही हैं, बहुत सारी क्या, 2-3 दवाइयाँ, 2 दवाइयाँ इस समय हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं जो लेके वज़न कम किया जा सकता है। जैसे एक दवाई है सेमाग्लूटाइड और एक दवाई है टायरिज़ेपेटाइड। अच्छा। तो एक नोवो नॉर्डिस्क कंपनी की है और एक एलाई लिली कंपनी की है। तो इन दवाइयों का, ये दवाइयाँ जो है पहले आई थी डायबिटीज़ के लिए, लेकिन इनका एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट मानिए देखा गया है कि जिससे वज़न कम होता है। तो अब इन दवाइयों का जो है इनका इस्तेमाल वज़न कम करने के लिए भी आ गया है। वो थोड़ी ज़्यादा डोज में यूज़ की जाती हैं और अब वो ऑफिशियली अलाउड हैं वज़न कम करने के लिए, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इन दवाइयों का ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये दवाइयाँ नुकसानदायक नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि ये उन्हीं लोगों को लेनी चाहिए जिनका वज़न ज़्यादा हो, जिनके अंदर मोटापा हो और जिनको उनकी आवश्यकता हो। तो ये कोई ऐसी दवाई नहीं है कि ठीक है मैं थोड़ा मोटा हूँ, मुझे वज़न कम करना है तो मैंने कम कर लिया। इन दवाइयों की बहुत इंडिकेशन है और ये डॉक्टर की निगरानी में ही लेनी चाहिए। अच्छा, आजकल देखा जा रहा है कि कई लड़कियां हैं या यंग जनरेशन के लड़के हैं कि अपनी जॉ लाइन शार्प करनी है, एब्स वर्कआउट करते हैं, एब्स नहीं निकल रहे हैं काफ़ी वर्कआउट करके भी, तो उन्होंने इस तरह की मेडिसिन पिल्स खाई और उनके एब्स जल्दी निकल के आ गए, जॉ लाइन ज़्यादा शार्प हो गई। लड़कियां मॉडलिंग कर रही हैं सिर्फ यूं ही सुंदर दिखने के लिए इस तरह की पिल्स खा रही हैं। ये क्या खतरनाक है? निश्चित ही
तो जो आपने स्पेशली बताया है कि जो लोग जिम जाते हैं और अपने एब्स बनाने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, कुछ लोग इंजेक्शन भी लेते हैं, वो बिल्कुल दूसरे तरीके की दवाइयाँ होती हैं, वो एनाबॉलिक स्टेरॉयड होते हैं। तो उनकी पिल्स भी आती हैं, उनके इंजेक्शन भी आते हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक है। अच्छा। अगर इनको ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो इससे किडनी को नुकसान हो सकता है। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में पर्सनली इसकी वजह से नौजवान बच्चों की डेथ होते हुए भी देखा है। मतलब जो एब्स बनाने के लिए जो इंजेक्शन और मेडिसिन ले रहे हैं लोग, जी, उनसे यंग बच्चों की जो 18 से 24 साल के बीच के हैं यंग लोग हैं, सही बात, उनकी मौतें भी हो रही हैं। ये इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। उनकी किडनी फेल हो जाती है, उनकी किडनी फेल हो जाती है और उनकी मदद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत अफसोस की बात है कि ये दवाइयाँ, ये इंजेक्शन तमाम जिम्स में मिलते हैं, जिम में मिलते हैं, और बहुत सारे मोस्ट प्रोबेबली अनअप्रूव्ड हेल्थ सप्लीमेंट हैं जो बच्चे जिम्स वगैरह में जाते हैं। सबकी तो बात नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो इस प्रकार के पाउडर और इनका इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से शरीर को बहुत नुकसान होता है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जिम जाना बहुत अच्छी बात है, फिज़िकल एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए इस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करना और ऐसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। क्योंकि हम चाहें तो अपने खान पान से अगर हमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है तो ऐसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं कि जिससे प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाए। इन दवाइयों से तुरंत असर होता है, जैसे इंजेक्शन आज की तारीख में तुरंत असर होता है, तुरंत दिखाई देता है, लेकिन जो नुकसान होता है जब वो हो जाता है तो फिर वो इरिवर्सिबल होता है। तो इनको तो डेफिनेटली मैं नहीं एडवाइस करूँगा। 6 पैक एब्स बनाने के लिए इस तरह के सप्लीमेंट्स, मेडिसिन, इंजेक्शंस जानलेवा है। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, लंबे समय तक एक्सरसाइज करें, डाइट चेंज करें, 6 पैक एब्स उससे आ सकते हैं। जल्दी रिजल्ट्स पाने के चक्कर में इस तरह के सप्लीमेंट्स या मेडिसिन लेना खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज़, हमारे 2 बहुत बड़े राजनेता हैं, देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं और नितिन गडकरी जो हाईवे मैन के नाम से अब जाने जाते हैं, हिंदुस्तान में बड़े पॉपुलर हैं। इन दोनों ने ऐसा कई जगह रिपोर्ट्स में पढ़ा गया कि अपने पेट कम करने के लिए, मोटापे से छुटकारा पाने के लिए सर्जरी कराई। ये सर्जरी कितनी सेफ है और किस स्टेज में जाके आप मेडिसिन के बजाय सर्जरी पे जाते हैं, या जो लोग बहुत मोटे हैं और किस एज में इस तरह की सर्जरी पे जाना चाहिए, इसके बारे में आप? जी, तो ये बैरियाट्रिक सर्जरी जो इन्होंने कराई है, तो ये बैरियाट्रिक सर्जरी आमतौर पे रिकमेंड तभी की जाती है जब BMI 30 से ज़्यादा हो। अच्छा। तब ये बैरियाट्रिक सर्जरी रिकमेंड की जाती है। ये सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, ये आसानी से सब जगह नहीं हो जाती। तो जिन लोगों का BMI बहुत ज़्यादा हो, जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा हो और जिनको और कोई बीमारियाँ हो, जैसे डायबिटीज़ की बीमारी हो, वज़न ज़्यादा होने के साथ साथ ऐसी बीमारियाँ हो, उन लोगों को ही केवल ये कराना चाहिए। इसका लाभ होता है डायबिटीज़ का रिवर्सल कई लोगों में हो जाता है कि डायबिटीज़ बीमारी बहुत हद तक ठीक हो जाती है, उसकी दवा नहीं लेनी पड़ती और इसका असर 10-1 साल तक तो रहता ही है। तो इसकी कोई एज गैप भी है? एक एज ग्रुप है कि इस एज के बाद या कम से कम इतनी एज के लोगों को ही ये सर्जरी करानी चाहिए? ऐसा कोई एज का तो रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जो लोग इस सर्जरी को झेल सकते हैं, करा सकते हैं, उन्हीं लोगों को कराना चाहिए। तो उसमें उनके हार्ट, उनके लंग्स, इन सब की कंडीशन देखी जाती है कि वो हेल्दी हो तभी वो करा सकते हैं। एक हमने आजकल कई बॉलीवुड स्टार्स को देखा है कि उनके जो अपर बॉडी है वो उतनी टोन्ड नहीं दिख रही है, लेकिन एकदम से उनके एब्स ऐसे हैं जैसे किसी ने बिस्किट चिपका दिए हो। वो कौन सी ऐसी सर्जरी, और जानकारी मिल रही है कि वो कोई सर्जरी होती है जिसमें कि सिर्फ बेली फैट रिमूव कर दिया जाता है। ये कौन सा प्रोसीजर है या कौन सी मेडिसिन है, ऐसा क्या ये लोग कर रहे हैं और वो क्या सेफ है कि नहीं? देखिए, इसके लिए एक तो होता है लाइपोसक्शन, जो पेट के अंदर चर्बी है उसको एक प्रकार से घोल के उसको एक पाइप से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका टेम्पररी फ़ायदा होता है। ये कितने समय तक रहता है इसका कुछ दिन से कुछ महीने तक रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो फैट, अगर आप कुछ नहीं करते, अगर वो अपनी डाइट पे कंट्रोल कर लें
तो हो सकता है वो, और एक्सरसाइज करें तो हो सकता है वो फैट दोबारा नहीं आए, अन्यथा वो फैट कुछ दिनों में वापस वहाँ पे आ जाएगा। तो लाइपोसक्शन कोई इलाज नहीं है, एक ही कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। कुछ दिनों के लिए ये फायदेमंद हो सकता है, ये मदद कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसका कोई असर नहीं रहता। लाइपोसक्शन क्या खतरनाक प्रोसेस है? नहीं, लाइपोसक्शन कोई खतरनाक प्रोसेस नहीं है, और ये एक माइनर प्रोसीजर है। कितने मिनट का प्रोसेस होता है? अब वो डिपेंड करता है कि कितना फैट है, कितनी चर्बी है, तो लेकिन ये कोई मेजर सर्जरी नहीं है, और ये सर्जरी होती भी नहीं है। इसको सेफ मान सकते हैं? इसको सेफ मान सकते हैं, मगर ये इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव नहीं। अगर हम सेहत की बात करें, अगर हम हेल्थ की बात करें, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। अच्छा, आज की तारीख में जैसे कि आप डायबिटीज़ और मोटापा दोनों ही चीज़ों में आप एक्सेल करते हैं, क्या ये दोनों लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं? और लाइफस्टाइल डिजीज़ एक्चुअली है क्या? कहा जाता है कि आप फास्ट फूड खाते हैं इसलिए आपको ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई है, डायबिटीज़ और मोटापा। क्या सिर्फ यही एक वजह है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि इतने साल से हम देख रहे हैं बहुत सारे मरीजों के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर जिनको ये परेशानियां हैं, उनके अंदर एक गिल्टी फीलिंग होती है, अंदर भी होती है, उनके घर वाले भी बोलते हैं कि भाई तुम मेरी बात नहीं मानते, तुम देखो जब खाते रहते हो, तुम मीठा ज़्यादा खाते हो, तुम पोड़ी ज़्यादा खाते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। तो ये बीमारियां खाली खाना खाने से नहीं होती, ये कुछ मीठा खाने से नहीं होती। आपने देखा होगा गांव में जो खेतीहर हैं वो एक किलो मिठाई, और उनकी मिठाई भी बहुत मीठी होती है और उनको कुछ नहीं होता। हाँ, तो ऐसा क्या है कि एक बर्फी खाते हैं और वो लोग 1 किलो मिठाई खा जाएंगे, और फिर भी मतलब, और गुड़ तो मतलब सोच नहीं सकते हम, तो जितना महीने में नहीं खाएंगे वो एक दिन में खा लेते हैं। तो ये बीमारी इसलिए नहीं है कि उन्होंने वो चीज़ खा ली। शहरों में तो लोग 2-2 रोटी खाते हैं, उससे ज़्यादा बहुत सारे लोग जो खाते नहीं है, फिर भी उनका वजन बढ़ता है। तो क्या मतलब मेरे दर्शक जो जानना चाह रहे हैं, मोमोज खाने से, मीठा चॉकलेट खाने से, मिठाई खाने से डायबिटीज़ या मोटापा होना कंपलसरी नहीं है? बिल्कुल। तो आप लोग, कोई अगर कल से आपको कहे कि तुम मोमोज मत खाओ मोटे हो जाओगे, या मिठाई मत खाओ डायबिटीज हो जाएगा, तो उनको ये पॉडकास्ट की क्लिप दे दीजिएगा, डॉक्टर साहब के बारे में बता दीजिएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब चीज़ें खाएं, मैं कह रहा हूँ केवल एक ही वजह नहीं होती है। मैं इस बात पे आना चाहता हूँ कि केवल एक ही वजह नहीं होती। मोटापा और डायबिटीज़ ये बहुत इंटरलिंक्ड है, संबंधित है। इनके पीछे वजह इस समय क्या क्या है जो हमें समझ में आ रही है। एक तो सबसे बड़ी बात ये समझना है कि देखिए, हम भगवान नहीं हैं। जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमें बीमारियों के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल रही है। जो मैं आपसे अभी बात शेयर करूंगा, हो सकता है 20 साल पहले हम इसकी बात ही नहीं करते। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, नई जानकारी आ रहा है, नई रिसर्च आ रहे हैं, नई बीमारियां भी आ रही हैं, और उन्हीं बीमारियों की वजह बदलती जा रही है, तो हमें उनके बारे में ज़्यादा पता चल रहा है। तो आप ये मानिए कि पिछले 20 साल में डायबिटीज़ का प्रेवलेंस ऑलमोस्ट 20 गुना बढ़ गया है हमारे देश में। जो पहले 2% होता था, आज वो कई जगह 20% है, और कुछ राज्य हैं जिसमें 30% है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वजह है इसकी, वो बहुत सारी वजह है। सबसे पहली बड़ी वजह जो डायबिटीज़ और मोटापे, इन दोनों चीज़ों की हम एक बात कर सकते हैं, वो है जेनेटिक्स, जीन्स। जीन्स मतलब हमारे अंदर एक बीज बोया हुआ है। ये हमारे शरीर का एक मेकअप है जो हमारे माता पिता ने हमें दिया है, इसको हम नहीं बदल सकते। तो ये जीन्स जो है डिटरमिन करती हैं कि हमारा शरीर कैसा होगा, हमारा चेहरा कैसा होगा, हमारे ऑर्गन्स कैसे होंगे, और वही जो हमारी एनर्जी यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी, एनर्जी स्टोरेज की कैपेसिटी, वो हमारा शरीर कैसे काम करेगा। लेकिन डॉक, इस पे मैं आपको बीच में रोकूंगा। मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये है कि ऐसे मैक्सिमम लोग हिंदुस्तान में हैं जो अपनी फैमिली के फर्स्ट टाइम डायबिटिक हैं, मतलब उनके माँ बाप आज भी जीवित हैं अगर, तो वो आधा किलो गुड़ खा सकते हैं, वो आधा किलो मिठाई खा सकते हैं, मगर उनका जो बच्चे हैं उनको तो एक थोड़ी सी मिठाई खा रहे हैं और डायबिटीज हो गया। तो आप जेनेटिक्स को इसका सबसे बड़ा कारण कैसे कह सकते हैं? एग्जैक्टली मैं इसी बात पे आ रहा था कि एक बीज है, आप बीज को जमीन में बोते हैं, अगर आप उसको ना सींचें तो उससे पौधा नहीं बनेगा जी।
तो हमारे अंदर वो डायबिटीज का बीज है। अच्छा, डायबिटीज पहले से है पैदा हुए डायबिटीज है, मतलब डायबिटीज बीमारी नहीं है, उसका बीज है, पोटेंशियल है डायबिटीज किसी को भी हो सकती है। डेवलपमेंट होने का ज्यादातर एशियंस में पोटेंशियल है, किसी को भी 100% तो नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर हम लोगों के अंदर ये पोटेंशियल है। अब आता है हमारा लाइफस्टाइल। केवल लाइफस्टाइल ही नहीं, लाइफस्टाइल एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये जो हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं, ये जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस हैं, ये उस बीज को सींचते हैं। अगर हम खाना, जिस प्रकार से आपने कहा कि मिठाई बहुत खाते हैं, मोमो खाते हैं, मतलब मैदा खाते हैं, अल्टीमेटली ये मैदा जो होता है ये शरीर के अंदर जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ये है एक प्रकार का शुगर ही मैदा। तो हम जब इन सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर जाता है, शुगर बढ़ता है, वजन बढ़ता है, हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी, हम ज़्यादातर लोग आजकल ऑफिस में बैठे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, 10-10, 12-12 घंटे, चलने का समय नहीं है। आजकल बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं, मैदान में गेम खेलते हुए नहीं दिखते, बाहर सड़क पे निकलते नहीं, गेम्स खेलते नहीं। और आजकल खाना तो आपने ऑर्डर किया और फट से आ गया और आपको जो चाहिए सब इजीली एक्सेसिबल है। मुझे तो क्यों लग रहा है आप घूम फिर के फिर मोमोज को ये दोष फैलाने, मतलब देने जा रहे हैं। पहले तो आपने कहा जी मोमोज खाने से डायबिटीज और मोटापा नहीं होता, घूम फिर के आप मोमोज के पीछे पड़ने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है। भाई आपने मैदा का नाम तो ले ही लिया, मोमोज तो मैदा से ही बनता है, तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने भी कहा मोमोज खाने से पहले आपने कहा कि मोमोज खाने से डायबिटीज या शुगर यानी कि मोटापा होना जरूरी नहीं है। अभी आप वही कह रहे हैं कि भैया मोमोज खा रहे हैं इसलिए। सबको जरूरी नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे अंदर जेनेटिक मेकअप ऐसा है जो उसको प्रीडिस्पोज्ड है। उसके बाद जो हम ये कंडीशंस पैदा करते हैं, जो हम खाना ऐसा खाते हैं, जो हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी होती है, ये उस बीमारी को सींचते हैं और वो बीमारी बनती है और बीमारी में पनपती है। इसीलिए जो माता पिता हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, उनको डायबिटीज़ नहीं है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल और था। वो सुबह उठते थे, मेहनत करते थे, हो सकता है वो अपने बचपन में बाहर जाके खेलते थे और वो पैदल खूब चलते थे, मार्केट जाते थे, सामान लाते थे, वो सब्जी भी जाके खरीदते थे, वो ऑर्डर नहीं करते थे ऐप पे। तो उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल दूसरा था, इसीलिए उनकी 70-80 साल की उम्र में भी उनको डायबिटीज़ नहीं है। और बेटा जिसकी उम्र 30 साल है उसको डायबिटीज़ हो गई है क्योंकि वो डायबिटीज़ का पोटेंशियल बीज उसके अंदर था, उस बेटे के अंदर। अब जो उसके आसपास जो बदलाव आए हैं उसकी वजह से ये डायबिटीज़ बीमारी हो रही है। एक और बहुत बड़ी बात है, उसको हम बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। जो डायबिटीज़, मोटापा और बहुत सारी हार्ट की बीमारियां जो अभी ऐसे हो रही हैं ज़्यादा, उसकी जो शुरुआत है, आपको क्या लगता है कि अगर आदमी को डायबिटीज़ है, मान लीजिए कोई आपने बात की 45 साल का आदमी है, 30 साल का आदमी है, उसको अभी डायबिटीज़ हुई, तो बीमारी की शुरुआत कब हुई होगी? क्या लगता है आपको? क्योंकि ये ज़्यादातर लोग इसके बारे में सोचते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि अभी डायबिटीज़, अगर किसी की शुगर अभी बढ़ी है तो अभी डायबिटीज़ हुई है। मरीज हमारे पास आता है, डॉक्टर साहब मेरी शुगर तो 400-500 है। तो मेरी शुगर, हाँ मैंने पिछले साल चेक कराया था, मैं तो बिल्कुल ठीक था, इसका मतलब मुझे जो 1 साल के अंदर डायबिटीज़ हो गई। ऐसा नहीं होता। डायबिटीज़ की बीमारी की शुरुआत जब बच्चा भ्रूण में होता है तब हो जाती है। पहले कुछ दिन, पहले 10, 15, 20 दिन जब मदर के वोम में कंसेप्शन होता है, तब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस उस छोटे बच्चे के अंदर शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे अगर माँ का पोषण ठीक ना हो, माँ का वज़न बहुत कम हो या माँ का वज़न बहुत ज़्यादा हो। इसीलिए अब हम बात कर रहे हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन की। जो माँ है, जो गर्भवती बनने वाली है या बन गई है, वो हृष्ट पुष्ट हो, उसका वज़न ज़्यादा ना हो, उसका पोषण अच्छा हो, तब जाके जो जेनेटिक प्रोग्रामिंग होती है, उसको हम एपिजेनेटिक्स बोलते हैं, वो ठीक हो पाती है। तो आगे आने वाली जनरेशंस में ये बीमारियां नहीं होती। तो ये जब बीमारी हमें आई, जब हमने देखा कि हमारी शुगर बढ़ी है, तो ये उस समय नहीं आई कि जब हमने देखा हमारी शुगर बढ़ी है। ये बीमारी हमारे शरीर में कई सालों पहले शुरू हो गई है। धीरे 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 वो हमारी पैनक्रियास को नुकसान पहुंचाती आई।
अब पैनक्रियाज जब आधे से ज़्यादा काम करना बंद कर देती हैं तब हमारी शुगर बढ़ के आती है, तब वो नंबर हमें दिखाई देता है कि भाई हमारा शुगर जो है 150, 200, 300 जो ज़्यादा हो गया। तो हमें ये बात समझनी है कि जब हमारी बीमारी आ गई रिपोर्ट में, तब वो बीमारी शुरू नहीं, वो बीमारी बहुत पहले से शुरू हुई। तो इसीलिए अब हमारा एक बड़ा फोकस है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फोकस है कि हम उन बच्चियों को समझाएं अपनी सोसाइटी में कि उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। बच्चों का वजन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अगर बचपन में ही ओवरवेट हो गए तो जवानी में उनके लिए डायबिटिक होना या ओबीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यही वजह है कि आजकल डायबिटीज़ जो है 30-35 साल की उम्र में, क्या अब 20 साल 18 साल 20 साल के बच्चों को एकदम से डिटेक्ट, कई सारे स्कूल के बच्चे हैं हमारे पेशेंट हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज है। तो अब ये समझिए कि 15 साल की उम्र में बच्चा डायबिटीज की दवाई खाता है, और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत बच्चे हैं, क्योंकि वजन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि इस वजन की वजह से ये बीमारियां पैदा हो रही हैं। अच्छा, मैं आपसे पॉइंट में आप मुझे बताएं, जो लोग हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके लिए, कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो वो खा सकता है? अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो सब फल खा सकते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि फल कम मात्रा में खाना है। अब जैसे आम का मौसम है तो इसका मतलब नहीं कि आप 5 किलो बैठ के आम खा लें, क्योंकि आम बहुत स्वादिष्ट होता है। एक आम डेली खा सकता है डायबिटिक पेशेंट? एक आम डेली खा सकता है और खाना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को मीठा आम खाना चाहिए? डायबिटिक पेशेंट को मीठे फल भी खाने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। खजूर, जैसे खजूर है, ये सब भी खा सकते हैं? ये सब भी खा सकते हैं। क्यों खाना चाहिए ये समझने की कोशिश करिए। एक तो जो फलों की मिठास होती है वो फ्रुक्टोज की वजह से होती है। फ्रुक्टोज जो है ऑलमोस्ट 2 गुना जो है उसमें मिठास ज़्यादा होती है, मतलब कैलोरी कम होती है, मिठास ज़्यादा। अच्छा, चीनी के जो सुक्रोज है उसके कंपैरिजन जी। दूसरा, फलों के अंदर विटामिन होते हैं, फलों के अंदर फाइबर होते हैं, माइक्रो एलिमेंट होते हैं, वो न्यूट्रिशियस होते हैं। तो जो फाइबर फल के अंदर है, जब आप खाना खाते हैं, खाने के साथ मान लीजिए फल खाते हैं, तो वो उसके एब्जॉर्प्शन को डिले करता है। मतलब कि शुगर निकलेगी, शुगर बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी, उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितनी मान लीजिए कि मीठा चीनी खाने से बढ़ जाती है। तो फलों को खाने का ये फायदा है। ध्यान इस बात का रखना है कि बहुत ज़्यादा पके हुए फल ना खाएं, बहुत ज़्यादा मीठे फल ना खाएं। नहीं तो आम से ज़्यादा मीठा और कौन सा फल होता है? आपने आम खाने के लिए कह दिया, और आम कच्चा तो नहीं खाया जाता, आम तो पका हुआ खाया जाता है। पका हुआ आम ही खाएं, लेकिन अब पके हुए आम की भी श्रेणी होती है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पकी, जितना ज़्यादा फल पक जाएगा उतनी जल्दी उसमें से शुगर निकलेगा। अच्छा, तो इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, शहद खा सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स? शहद नहीं खा सकते। शहद, गुड़, शक्कर, चीनी ये नहीं खा सकते। नहीं खा सकते का क्या मतलब है? नहीं खा सकते का मतलब ये नहीं कि ये जहर है कि इसको खा लिया तो बस गए काम से, ऐसा नहीं है। अगर कभी बहुत ज़्यादा इच्छा हो कि कोई मीठा खाना हो, कुछ थोड़ा गुड़ का टुकड़ा खाना हो, बहुत ज़्यादा इच्छा हो, अगर आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है तो, अगर आपकी शुगर कितना शुगर हो तो उससे उस पेशेंट को इस तरह के किसी भी तरह का गुड़, शहद या इस सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए? कितनी शुगर से ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को गुड़, शक्कर, शहद ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उनको इसका परहेज़ करना चाहिए। मैं वो कह रहा हूँ कि जैसे पूजा होती है, कोई शादी है, पार्टी है, तो जाहिर है सबकी इच्छा होती है, तो डायबिटीज़ के मरीज़ भी उसको खा सकते हैं, लेकिन उसके बदले में किसी और चीज़ को कम करें। जैसे आधी रोटी ना खाएं, एक पूड़ी ना खाएं, एक गुलाब जामुन खा लें, या एक आधा केक का पीस खा लें, या थोड़ा सा गुड़ खा लें। तो इसीलिए ये कहूँ कि नहीं इतनी शुगर है आपकी तो ठीक है अब आप सब खाइए, ये गलत होगा। मैं तो यही कहूँगा कि ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्यों? ये जो मिठास है, वो मिठास का प्रेम कहाँ से आता है? वो मन से आता है, क्योंकि हमारी आदत है। कोई पार्टी है, कोई शादी है, कोई पूजा है, तो हम मीठा खाते हैं, और प्रसाद में हर चीज़ मीठी होती है। तो हमारी आदत है किसी अच्छे इवेंट के साथ, अपने लाइफ में किसी
अच्छे, कुछ मीठा हो जाए, जैसा कि कई चॉकलेट बनाने वाली कंपनी ऐड भी करती। अच्छा सर, एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा आपसे। ये आजकल बड़े कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की रील वायरल हो रही है, जो बड़े बड़े अस्पताल भी चला रहे हैं, आयुर्वेदिक संस्थान चला रहे हैं, कि खाली पेट आम खाओगे तो डायबिटीज क्योर भी हो सकती। क्या मैं सिर्फ उन्होंने आम के लिए कहा है, मैं आपसे इन जनरल पूछ रहा हूँ, क्या खाली पेट किसी तरह का फ्रूट खाना किसी डायबिटीज का जो पेशेंट है ऑलरेडी, टाइप 1, 2, 3 जो भी हो, क्या ये सेफ है? क्या ये खतरनाक हो सकता है? खाली पेट फ्रूट खाना किसी भी तरीके का, वो आम के लिए कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कोई भी तरह का फ्रूट खाना क्या सेफ है या अनसेफ है, क्या कहेंगे? देखिए, खाली पेट फल खाने में कोई नुकसान नहीं डायबिटिक पेशेंट के लिए। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी, अगर जैसे हमने चर्चा की कि कम मात्रा में कोई आम खाएं, सेब खाएं, कोई भी फल खाएं, तो ऐसा नहीं कि अगर खाली पेट खा लिया, सुबह उठते ही खा लिया तो उससे नुकसान हो जाए, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सवाल यह आता है, जो आपने पूछा कि खाली पेट आम खाने से डायबिटीज का इलाज नहीं होगा। अगर आपके शरीर के अंदर कोई भी चीज जाएगी तो उसका तो असर होगा, उसकी वजह से जो शुगर बढ़नी है वो तो बढ़ेगी, तो उससे शुगर ठीक नहीं होने वाली। तो इस भ्रम में ना रहें। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो तरह तरह के डायबिटीज़ के इलाज बताते हैं। कुछ लोग तो पाँव में जो है, पाँव से खून निकाल के भी डायबिटीज़ का इलाज करते हैं। तो समझते हैं क्या ज़रूरी है कि डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिजीज़ है, वो ज़िंदगी भर की बीमारी है। डायबिटीज़ इज़ लाइक योर स्पाउस। ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ हमेशा अगर हो गई है तो रहेगी। अभी तक डायबिटीज़ का कोई क्योर नहीं है। हो सकता है आने वाले 8-10 सालों में कोई डायबिटीज़ का क्योर भी आ जाए, बट डायबिटीज़ बीमारी अगर एक बार हो गई तो वो जाती नहीं। उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है, उसको हो सकता है दबाया जा सकता है, लेकिन वो शरीर में जो बदलाव हैं वो हो गए हैं। तो इसका खाली आम खाने से, कुछ लोगों ने बोला है, मैंने ऐसा भी सुना है कि समोसा खा लो, जलेबी खा लो, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। तो ये जाहिर है नहीं होता। लेकिन जो डायबिटीज का पेशेंट है वो इतना परेशान होता है कि हर आदमी उसको किसी न किसी तरह से कोई भी इलाज बताता है तो वो बेचारा करता है। और वो डायबिटीज का मरीज पहले तो हाँ भाई, अब हम बोलते हैं कि देखो डायबिटीज ठीक नहीं हुई, कोई और बाहर बोलता है कि तो ठीक हो जाएगा, मैं ठीक कर दूंगा, लाओ मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं तुम्हारे 1 साल में ठीक कर दूंगा। वो 1 साल तक इलाज करता है, अब 1 साल बाद भी ठीक नहीं तो बोलता है सॉरी, पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या हो गया, ये तुमने ये खा लिया, तुमने एक बार चावल खा लिया, तुमने एक बार खाली पेट नहीं रहे। अच्छा, तो ये भी आपने बहुत अच्छी चीज अभी जैसे आपने बातों बातों में बोली, कई जगह हम पढ़ रहे हैं कि ग्लूटेन यानी कि गेहूं खाने से डायबिटीज ज्यादा हो जाती है, आसानी से हो जाती है, या है तो बढ़ती है। और गेहूं कई जगह हम अब कई पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज में भी सुन रहे हैं कि गेहूं हमारे हिंदुस्तान में पहले था ही नहीं, हम तो बाजरा खाते थे, हम मिलेट्स खाते थे। हिंदुस्तान में जब से चावल भी अब पॉलिश करके खाने लग गए, पहले ब्राउन राइस खाते थे और मिलेट्स खाते थे, तो किसी को डायबिटीज या मोटापा नहीं होता था। जब से ये सफ़ेद चावल आ गया, जब से ये गेहूं हिंदुस्तान में आ गया, तब से मोटापा और डायबिटीज आ गई। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है कि जब से गेहूं आ गया और जब से सफ़ेद चावल आ गया तभी से हमारे अंदर डायबिटीज़ बीमारी हमारे अंदर बढ़ी है, क्योंकि हमारा इन जनरल कैलोरिक इनटेक बढ़ गया है। तो क्या ये दोनों फैक्टर्स बनते हैं? क्या इन दोनों की वजह से क्या डायबिटीज और मोटापा बढ़ता है, सफेद चावल और गेहूं? देखिए, सफ़ेद चावल जो है वो बड़ी जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, उससे वजन ज़्यादा बढ़ता है। और गेहूं भी निर्भर करता है, अगर वही आप रोटी, अगर गेहूं के आटे की रोटी खाएंगे उससे उतनी जल्दी शुगर नहीं बढ़ेगी, बजाय उसके कि अगर आप मैदे की ब्रेड खाएंगे। दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग अलग होता है। तो ये निर्भर करता है कि आप क्या कितनी मात्रा में खा रहे हैं। खाली गेहूं खाने से ही शुगर नहीं बढ़ती। हम तो हर डायबिटीज़ के मरीज़ को बोलते हैं कि गेहूं का दलिया बहुत अच्छा आपके लिए ब्रेकफास्ट है, और ऐसा है क्योंकि वो होल ग्रेन है, उसके अंदर फाइबर होता है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, उसके अंदर विटामिन होता है। उसकी जगह बाजरे का दलिया क्यों नहीं कहते? बाजरे का दलिया भी बहुत अच्छा। क्या बाजरा गेहूं से बेटर? मैं ये नहीं कहूँगा कि बाजरा गेहूं से बेटर ग्रीन है। बाजरे का दलिया, जौ का दलिया, गेहूं का दलिया, देखिए रियल लाइफ आप एक चीज़ रोज़ नहीं खा सकते, इनको अल्टरनेट करिए। ये सब होल ग्रेन है और सब फायदेमंद है। समस्या तब आती है जब हम इनको रिफाइन करते हैं। नहीं, अगर हम जैसे ग्लूटेन की बात करें, ग्लूटेन गेहूं में है, गेहूं ठीक में है, लेकिन बाजरे में नहीं है। हाँ,
ठीक है, जौ में नहीं है। हाँ, तो क्या ग्लूटेन डायबिटीज बढ़ाने में या डायबिटीज हो जाने में कोई फैक्टर बनता है? नहीं, ग्लूटेन अपने आप में डायबिटीज बढ़ाने में फैक्टर नहीं बनता है। कुछ लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है। क्या मोटापे में वजह बनता है? ग्लूटेन अपने आप में इसकी वजह नहीं पड़ता। तो ग्लूटेन फ्री डाइट पे जाने से आप डायबिटीज को रोक सकते हैं, होने से बच सकते हैं, ऐसा मिथ है। ग्लूटेन फ्री डाइट से आपको डायबिटीज नहीं होगी, या आपको डायबिटीज हो गई है तो वो जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। दिस इज डेफिनेटली अ मिथ। ग्लूटेन हैज नथिंग टू डू विद डायबिटीज। जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी है, जिन लोगों को बीमारी है कि वो ग्लूटेन इंटॉलरेंट है, उनको ग्लूटेन नहीं खाना चाहिए। उनको गेहूँ, ये सब चीज़ें, गेहूँ और मैदा और आटा नहीं खाना चाहिए। बाकी लोग जो हमारा नॉर्मल लाइफस्टाइल है वो खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो हम आटा इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर फाइबर हो। अक्सर क्या होता है कि आटा हम बहुत आटे को छानते हैं और चोकर जो होता है, चोकर होता है, उसको हम फेंक देते हैं, वो फेंक देते हैं। रोटी हमें साफ सुथरी चमकती हुई अच्छी चाहिए। और जो आजकल जो पैकेट में जो आटा मिलता है वो एकदम मैदे जैसा होता है, बहुत महीन पिसा होता है। तो जो आटे में जो गेहूं का जो सबसे फायदेमंद चीज होती है वो छिलके के नीचे होती है। छिलका जो होता है, छिलके के नीचे एक परत होती है जो गेहूं में सबसे फायदेमंद चीज होती है, और उसको फेंक देते हैं। तो गेहूं अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हम उसका इस्तेमाल करते हैं वो सही नहीं है। और अब दिख रही है पाम ऑयल जी। पाम ऑयल पहले हिंदुस्तान में आया साबुन के लिए जी, और आज की तारीख में कोई भी नमकीन का पैकेट आप खोल के खाएंगे सब पाम ऑयल में तले हुए होते हैं। तकरीबन जितनी भी रेडी पटरी पे, सड़क किनारे, या कोई शानदार से बड़ा रेस्टोरेंट, में नाम नहीं ले सकता नहीं तो मुकदमा हो जाएगा, वो सब पाम ऑयल में अपने छोले भटूरे पूड़ियाँ सब तल के दे रहे हैं, मिठाइयाँ पाम ऑयल में बन रही हैं। तकरीबन हर तरीके से पाम ऑयल आज की तारीख में आप कुछ भी पैक्ड या किसी रेस्टोरेंट से खरीद के खा रहे हैं, 95% जगहों पे पाम ऑयल ही इज द कुकिंग ऑयल। तो क्या पाम ऑयल ओबेसिटी यानी मोटापे या फिर डायबिटीज किसी की एक वजह है और ये हैजार्डस है हमारे लिए? जी, पाम ऑयल हमारे लिए डेफिनेटली हैजार्डस है, क्योंकि पाम ऑयल का ज़्यादा सेवन करने से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। जो हमारी खून की आर्टरी हैं, जो नलियाँ हैं, उनमें ब्लॉकेज होती है। एक ये बहुत बड़ी वजह है कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ऐसी बीमारियां बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में हो रही। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। अभी भी बहुत सारे, ज़्यादातर जैसे आपने सही कहा, जो हलवाई हैं और सड़क पे जो हैं वो पाम ऑयल यूज़ करते हैं, वो सैचुरेटेड फैट्स यूज़ करते हैं। हजार की कंपनियां पाम ऑयल में तल रही हैं, अब तो नमकीन आ रहे हैं, ट्रांस फैट्स यूज़ करते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात की चर्चा की है कि हमें ऑयल कंजम्पशन कम करना चाहिए और हमें ऑयल की क्वालिटी को भी देखना चाहिए कि कौन सा ऑयल हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सा नुकसानदायक है। आपने बहुत अच्छा किया कि सवाल उठाया। तो हमें हर हालत में जो ट्रांस फैट्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कुछ हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं ऐसे तेल, घी, वनस्पति घी जिसको हम बोलते हैं। वनस्पति घी ख़ास तौर पे बहुत ही हानिकारक है और वनस्पति घी का मैं तो कहूँगा कतई उसका जो है सेवन इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो इससे डायबिटीज या मोटापा भी हो सकता है, हार्ट का तो आपने बताया ही। तो क्या इस तरह के जो नमकीन हम खा रहे हैं, मैं 1000 करोड़ जब बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ रहे होंगे, तकरीबन हर एक, मैं तकरीबन इसलिए बोल रहा हूँ कि कल को मुझे कोई कोर्ट में ना घसीटे, तकरीबन हर एक पैक्ड नमकीन पाम ऑयल में बन रहा है। पाम ऑयल क्या हम सीधे डायबिटीज या शुगर से जोड़ सकते हैं? हम हार्ट से तो हमने जोड़ा ही, हार्ट अटैक से जोड़ा, लेकिन क्या डायबिटीज पाम ऑयल की वजह से, ऑयल की वजह से, फैट की वजह से मोटापा डेफिनेटली होता है, बिल्कुल होता है, आपने सही कहा। और जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं तो कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा ये टॉपिक उठाया, नमकीन की वजह से भी डायबिटीज होता है। लोग इस भ्रम में रहते हैं कि भाई जैसे आपने बोला मीठा नहीं खाना, शुगर नहीं खाना, गुड़ नहीं खाना, मिठाई नहीं खानी, ये नहीं खाना, है ना, लेकिन कोई ये बात नहीं सोचता कि भाई नमकीन खाने से भी शुगर बढ़ता है। अच्छा? अगर वो नमकीन जैसे आलू भुजिया है, उसमें आलू है, आलू में वही कार्बोहाइड्रेट है और वो तला हुआ है, एकदम वो तला हुआ है, वो बहुत पाम ऑयल में तला हुआ है। वो जैसे अंदर गया शरीर में वैसे ही फट से शुगर बढ़ा। तो बहुत सारे लोग अचंभे में होते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो कुछ खाई नहीं, मैं तो मीठा खाती नहीं, मेरा शुगर कहाँ से बढ़ता है, खाली थोड़ा बहुत नमकीन खा लेती हूँ। तो कई सारी नमकीन की चीजें हैं जो अब आप मिक्सचर लेते हैं, वो मैदे से बनी है, चावल से। चिड़वा क्या होता है?
चावल, हाँ, चावल उबाल के फिर उसको तल देते हैं, तो जो चावल वैसे आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, जब आपको चिड़वे के रूप में खाते हैं तो वो तो एकदम तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उससे शुगर आपकी ऐसे शूट अप करेगी। ये बहुत सारे भ्रम हैं। तो नमकीन की वजह से भी डायबिटीज बढ़ती है, शुगर बढ़ती है। ज्यादा इस्तेमाल करें तो नमकीन खाने से भी डायबिटीज हो जाता है भाई साहब। ये बहुत बड़ा, ये वायरल होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि नमकीन खाने से, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि नमकीन खाने से भी डायबिटीज होता है। एक और चीज है व्रत। एक तरफ आज की तारीख में वेस्टर्न जो मेडिकल साइंस के जो रिसर्चर्स हैं, जो अमेरिका और यूरोप में, वो कह रहे हैं कि व्रत करना बड़ी अच्छी चीज है, और हिंदुस्तान में ये हजारों साल से चला आ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के ही कई डॉक्टर्स आपके पेशे से ही जो हैं, वो कहते हैं कि व्रत करने की वजह से डायबिटीज हो जा रहा है लोगों को, और उसमें वो दोषी ठहराते हैं व्रत में खाए जाने वाली चीजें, जैसे कि आलू, अगेन, है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि व्रत अगर कोई आदमी रखे, ये हेल्दी है या नहीं है? पहले तो इसका जवाब दीजिए, हाँ या ना में। व्रत रखना क्या हेल्दी है? व्रत रखना बहुत हेल्दी है। अच्छा, दूसरा सवाल, व्रत में ऐसा क्या क्या है जो खाना अनहेल्दी होता है, जो खाना खतरनाक है व्रत में, ये ना खाएं? सबसे पहले साबूदाना। साबूदाना? साबूदाना, साबूदाने की खीर, साबूदाने की खिचड़ी, ये सब बंद करा देंगे आप? यही तो बड़ी अफसोस की बात है कि लोग व्रत रखते हैं, डायबिटीज के मरीज की शुगर कंट्रोल हो जाएगी, वो साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं, साबूदाने की खीर खाते हैं, और साबूदाने की टिक्की खाते हैं, और साबूदाना इज प्योर शुगर। अच्छा, साबूदाने से शुगर, तो शुगर से भी ज्यादा तेजी से बढ़ती है। मतलब चीनी से ज्यादा खतरनाक साबूदाना है? साबूदाना है, सॉरी। तो साबूदाना का बिल्कुल सेवन नहीं करना। और आलू कम से कम खाना है, खास तौर पे तला हुआ आलू कोशिश करें ना खाएं। इसके अलावा कुट्टू का आटा, जैसे सुनते हैं, कुट्टू का आटा बहुत अच्छा है। अच्छा, कुट्टू का आटा बहुत अच्छा है। देखिए, कुट्टू अपने आप में एक बहुत ही पौष्टिक चीज है। हम लोग हिंदुस्तान में उसका अनफॉर्चुनेटली सेवन बहुत कम करते हैं। मैं बताऊं, मैं तो कुट्टू वैसे भी खाता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। विदेशों में, खासतौर पे रूस में, रशिया में और कनाडा में, यूरोपियन कंट्रीज में इसको बकवीट बोलते हैं, और लोग जैसे हम लोग चावल खाते हैं वैसे इसको खाते हैं। ये बहुत पौष्टिक है। अच्छा। इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, इसके अंदर फाइबर बहुत बड़ी मात्रा में होता है, इसके अंदर कैलोरी कम होती हैं, इसका जीआई इंडेक्स जो है कम होता है। तो जब हम खाते हैं तो इससे पौष्टिक, ये पौष्टिक आहार भी है, इससे शुगर भी कम बढ़ती है। सिंघाड़े का आटा? सिंघाड़े का आटा भी अच्छा है। सिंघाड़ा खाने से, सिंघाड़े का आटा खाने से शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ता। ये भी चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो देखिए, लेकिन जब हम उसको आलू के साथ खाते हैं तो फिर वो भी बेकार हो गया। बेकार तो नहीं हो गया, बट स्टिल वी शुड ट्राई टू अवॉइड पोटैटो एज मच एज। तो व्रत रखना बहुत अच्छा है। डायबिटिक पेशेंट्स जिनको कहते हैं कि हर 2 घंटे में कुछ खाना चाहिए, उनके लिए भी व्रत रखना फायदेमंद है, बशर्ते वो कुट्टू या सिंघाड़े का आटे से बनी हुई चीजें खाएं, और साबूदाना, नोट करें, साबूदाना और आलू ना खाएं। ये तो आपने एकदम हिला के रख दिया। ये तो काफी बड़ी बात। आपने कुट्टू का आटा इतना अच्छा है और ये साबूदाना इतना खतरनाक है, तो मैं सोच भी नहीं सकता था। व्रत में हम लोग जो हिंदुस्तान में व्रत रखते हैं, आमतौर पे मैं बात करूंगा 2 नवरात्रों की, क्योंकि मैं भी ये व्रत रखता हूँ जी। तो जैसे मैंने अपना देखा है और बहुत सारे और लोगों का देखा है कि जब लोग व्रत रखते हैं तो आमतौर पे 2 से 3 किलो वजन सबका कम हो जाता है जी। व्रत में इसी बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बहुत सारे लोग जैसे मूंगफली भी बहुत तली हुई खाते हैं, और मखाने तले हुए खाते हैं। तो एक मखाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि मखाना तो एकदम हल्का होता है, उसमें कैलोरी कम होती है, जितना मर्जी खा लो। मखाने में भी कैलोरी होती है। मखाना खाएं तो कम मात्रा में खाएं, 1 कटोरी भर खाएं, उससे ज्यादा ना खाएं। तो क्या वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बुरा है या मोटापे के पेशेंट्स के लिए बुरा है? देखिए, कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में खाने से ज्यादा कैलोरी शरीर में जाती है, वजन बढ़ता है। अच्छा, तो डायबिटीज के लिए तो बुरा ही है ही, बट नॉर्मल हेल्दी, मतलब मखाने में शुगर नहीं है लेकिन कैलोरीज ज्यादा है।
मखाने में कैलोरी ज्यादा है, तो वो कैलोरी जब शरीर के अंदर जाएगी तो वो इकट्ठा होगी ना। हमने शुरुआत इसी बात से की थी जी कि जो चीज शरीर के अंदर जाएगी शरीर उसको बाहर नहीं फेंकेगा, उसको जमा करके रखेगा। तो जितना कम माल अंदर जाएगा उतना कम माल जमा होगा। माल ज्यादा जाएगा तो शरीर तो उसको जमा करेगा, फिर वो जाएगा पेट में, फिर फैलेगा शरीर के और अंग में, लिवर में, हार्ट में, पैनक्रियाज में, किडनी में, सब जगह फैलेगा, फिर वहां बीमारी पैदा करेगा। तो हमें खाना उतना ही खाना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है, बल्कि हमें खाना जितनी आवश्यकता है उससे कम ही खाना चाहिए। जब आपको लगे कि आपका पेट भरने वाला है, अभी भरा नहीं है, तभी खाना रोक देना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ अक्षय कुमार बहुत बोलते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में उसको लागू किया, और मैंने भी पिछले 10-12 सालों में उसको लागू किया। मेरा वज़न करीब 84 किलो एक वक्त हुआ करता था और 38 की कमर थी मेरी 12 साल पहले। आज मैं 30-31 की कमर है मेरी और वज़न मेरा 70 किलो पे है। तो मैंने जब वो चीज़ अपनाई तो मैंने देखा कि मेरा वज़न कम हुआ। वो है सूरज ढलने से पहले खाना खा लेना, डिनर जैसे कहना चाहिए। सर्दियों में 5:30 के आसपास, गर्मियों में 6:30 के आसपास। क्या ये एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन है? इसका फ़ायदा है? जी, इसका फ़ायदा है। देखिए, एक तो आप हमारा ट्रेडिशन देखिए, हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे रिलीजन भी हैं, जैन धर्म में, उसमें सूरज ढलने के बाद लोग नहीं खाना खाते। दूसरा, आजकल कुछ स्टडीज़ भी हैं और आपने सुना होगा टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, कि लोग 6 से 8 घंटे के बीच में ही खाना खाते हैं, न तो उससे पहले खाते हैं न उसके बाद खाते हैं, और इससे वज़न कम होता है। स्टडीज़ हैं कि वज़न कम होता है और इसका इतना नुकसान भी नहीं, क्योंकि आप लेकिन क्या फ़ायदा है? वज़न कम होने का तो फ़ायदा है नहीं, ये 6:30 बजे तक खाना खाने की जो आदत है, क्या इसका एक्चुअली फ़ायदा है? जी, इसका एक्चुअली फ़ायदा है। अच्छा, क्या डायबिटीज और शुगर, मतलब डायबिटीज और ओबेसिटी के जो पेशेंट्स हैं जी, क्योंकि डायबिटीज वालों को आप लोग कहते हैं कई बार कि बहुत लंबे वक्त तक भूखे नहीं रहना है, तो कम खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। तो ऐसे पेशेंट 6:30 बजे अगर मान लीजिए डिनर कर लेगा, तो और रात में मान लीजिए वो 11 बजे 12 बजे सो रहे हैं अपने काम की वजह से, तो क्या वो ठीक है उनके लिए? बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। एक तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा भ्रम है कि डायबिटीज़ के मरीज़ को हर 2 घंटे पे खाना चाहिए। बहुत सारे लोगों की शुगर इसीलिए कंट्रोल नहीं होती कि वो ये काम करते हैं, इसका कोई कहते हैं बहुत लंबे समय तक भूखे नहीं रह सकते, कई डॉक्टर्स को मैंने कहते सुना ये। हाँ, वो बात अलग है। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी दवाइयाँ ली हैं। अच्छा अच्छा, कि वो दवाई ले लेंगे और कुछ खाना नहीं खाएंगे तो उनकी शुगर कम हो जाएगी। दैट इज एन एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हर 2 घंटे पे खाना खाने से शुगर कम नहीं होती। एक्चुअली इसकी जो वजह ये है कि अगर हम हर थोड़ी देर पे कुछ थोड़ा थोड़ा खाएं तो डायबिटीज़, ज़्यादातर 95% लोगों को जो डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनती है जितनी ज़रूरी है, जितनी आवश्यकता है उससे कम मात्रा में बनती है। तो अगर हम थोड़ा ही खाएंगे तो शुगर थोड़ी सी बढ़ेगी, तो बॉडी जितनी इंसुलिन बना रही है वो उसको कवर कर लेगी, शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन देखिए, रियल लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता कि आप हर 2 घंटे पे 1/4 रोटी खाएं, तब आपकी दिन भर की 4 रोटी की डोज बनेगी। तो वो तो आप कर नहीं सकते। तो जो हर 2 घंटे पे खाएंगे तो कम से कम 1-2 रोटी तो खाएंगे, तो आपकी शुगर कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो इम्पोर्टेंट है वो टोटल कितनी कैलोरी ली 24 घंटे में। डायबिटीज़ में ऐसा नहीं देखा गया कि अगर आप 6 घंटे खाली पेट रह गए तो आपकी, ऐसा नहीं है। तो खाना सबसे अच्छा तरीका, सबसे स्वस्थ तरीका है कि जो हमारी नॉर्मल हैबिट्स हैं, ट्रेडिशनल हैबिट्स हैं, दिन में 3 बार खाना, ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, ये आवश्यक है। जो आपने बोला कि सूरज ढलने से पहले खा लें, ये भी करने में कोई बुराई नहीं है, फ़ायदेमंद ही है। लेकिन आपका जो नॉर्मल आहार है, जो फूड है, आप उसको उसी तरीके से लें। तो इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही है अगर आप सूरज ढलने से पहले खाते हैं। प्लस अगर सुबह नाश्ता आपने, फिर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, मान लीजिए 6:30 बजे उसने डिनर कर लिया, ठीक है, अब वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में चला जाएगा क्योंकि वो आधी रात में तो फिर खाना खा नहीं रहा। और सुबह नॉर्मली जो लोग 12 बजे सोते हैं वो 8 बजे तक उठते ही हैं, 8:30-9 से पहले फिर वो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। तो जो उनका फास्टिंग का टाइम है, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, वो तकरीबन 14 घंटे के आसपास ऑन एन एवरेज हो ही जाती है। 14, जो अगर 6:30 बजे डिनर कर लेते हैं शाम को,
तो क्या ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ठीक है? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ठीक है। अच्छा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो दवाइयाँ ले रहे हैं तो दवाइयाँ इस हिसाब से देनी होगी, ऐसी दवाइयाँ देनी होगी कि उन दवाइयों का खाना खाने के बाद असर ना हो। अच्छा, कि ऐसा असर ना हो कि आपने दवाई दे दी, खाना तो कम खाया, फिर शुगर कम होने लगी। तो ये तो कोई जो भी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं डायबिटीज़ के मरीज़ को इसका ध्यान रखना है कि अगर वो ये शुरू करें ये पद्धति, तो वो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, उनको इन्फॉर्म करें। अपना जो है अपनी हैबिट चेंज करने वाली हूँ, तो ये करने वाला हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, कौन सी दवाई लूँ, किस समय दवाई लूँ। सो इसमें ऐसा कुछ बुरा नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, इसके फ़ायदे ही हैं। इसके डेफिनेटली फ़ायदे हैं। आप खुद बता रहे हैं, आप करते हैं, तो देखिए। हाँ, मेरे को मोटापा तो नहीं है अब, ये तो है, लेकिन और थैंकफुली टचवुड अभी तक डायबिटीज़ भी नहीं है, कोई और इस तरह की कोमॉर्बिडिटी जिसको बोलते हैं, कोई इस तरह की और भी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में नहीं हो सकती। तो क्या मैं सही प्रैक्टिस अपना रहा हूँ कि नहीं, ये जानना भी मेरे लिए ज़रूरी था। आप बिल्कुल सही प्रैक्टिस अपना रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपने बोली जो मुझे लग रहा है आपको पता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फिजिकली एक्टिव रहें, बहुत इम्पॉर्टेंट है आप क्या खा रहे हैं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, फलों का ज़्यादा सेवन करें, और जो आप तेल घी जो फैट ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों, वो सैचुरेटेड ज़्यादा या ट्रांस फैट वनस्पति इस प्रकार के ना हो। ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों को स्वस्थ रखने में। देखिए, कई सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें इन्होंने हमें बताई हैं, जिसमें कि डायबिटिक पेशेंट्स किसी भी तरीके का फ्रूट खा सकते हैं, उनको खाना चाहिए, और आम भी खा सकते हैं, बस एक लिमिटेड मात्रा में खाएं, ज़्यादा ना खाएं। चीनी, गुड़, शहद ये सब खतरनाक है, ये ना खाएं। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें आज हमारे मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि अब सवाल आता है कि जो आप फल खा रहे हैं तो कितना खाएं। हाँ, ये कैसे पता चले? मैं एक आम खाऊं, आधा आम खाऊं, कैसे पता चले? इसका एक बहुत ही सरल मापदंड है, आपकी हथेली भर में जितना फल आ जाए उतना खा लीजिए। अच्छा, आप हर फल खाइए, तरबूज भी, पपीता भी, खरबूज भी, आम भी, सेब भी, जो फल आपको पसंद है वो खाइए, लेकिन वो कम मात्रा में खाइए कि जितना हाथ में आ जाए उससे ज्यादा। ये बड़ा आसान है, मतलब जितना हाथ में आ गया, एक हाथ में जितना आ गया, हाँ, उतना ही खाना। ये तो बड़ा आसान तरीका है। बिल्कुल। तो वो पूरा होल फ्रूट, मतलब या उसको काटने के बाद जितना भी, ये भी बता दीजिए। जैसे कि अब तरबूज है, वो तो हथेली में नहीं ले सकते। हाँ, तो तरबूज काटा, जितना हथेली में आ गया अंदाजन एक कटोरी भर में आ जाए, काट के जो फल का जो गूदे का हिस्सा है, बिना छिलके के मैं कह रहा हूँ, जैसे पपीता है, तरबूज है, खरबूज है, ये अंदाजन जो एक कटोरी में या हथेली भर में आ जाए उतना खाना चाहिए। तो लोग डरते हैं कि तरबूज नहीं खाना डॉक्टर साहब, तरबूज तो बहुत मीठा होता है, खरबूज नहीं खाता। मैं तो कहता हूँ कि कम से कम 4-5 बार दिन में फल खाइए। अच्छा जी, एक हाथ में जितना आ जाए, तो ये तो 4-5 मतलब हथेली हो गया एक दिन। अलग अलग फल। अच्छा, अलग अलग तरह के फल आप दिन में बार बार खाइए। फल जो आप जैसे नमकीन खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, वो सब ना खाइए जी। फल खाइए, सलाद खाइए, अंकुरित दाल जो भिगो के रख दीजिए, मूंग की दाल, उड़द की दाल, वो दाल का जो है आप सलाद बना लीजिए, प्याज, खीरा, इसके साथ नमक वगैरह, ये नींबू डाल के, और जो आपको स्नैक्स लेना है वो आप वो लीजिए। अच्छा, एक और चीज आजकल चल रही है, मैं उसमें आपसे शॉर्ट में जवाब चाहूंगा। सत्तू या ओट्स, कौन सा बेटर, जो डायबिटिक पेशेंट्स हो या जो ओबीज पेशेंट्स हो? देखिए, सत्तू और ओट्स है मॉडर्न फैशनबाजी, सत्तू है देसी हमारा सुपर फूड जिसको माना जाता है। मैं कहूँ कि दोनों कंपेयर नहीं करना चाहिए, दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, सत्तू चने से बनता है जी, सत्तू के अंदर प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी भी होती है, और सत्तू जो है वो एकदम मैदे जैसा नहीं होता, उसके अंदर फाइबर भी होता है। तो सत्तू एक प्रकार का सुपर फूड है, आपने सही कहा। और ओट्स जो है वो भी फायदेमंद है। ओट्स में ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि बहुत सारे आजकल पैकेज ओट्स आते हैं जो ऑलरेडी कुक्ड होते हैं, जिनको खाली पानी में घोला और दूध में डाला, सीधे बस घुमाया और चीनी ऑलरेडी कोटेड होती है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ऐसे ओट्स मिलते हैं जिनको पका के बनाना पड़ता है, वो खाना जो है ज्यादा फायदेमंद है। रेडी टू ईट ओट्स ना खाएं, जो
ओट्स कुक करके खाने पड़े वो फायदेमंद है? ओट्स डेफिनेटली फ़ायदेमंद है। ओट्स के अंदर फाइबर होता है और ओट्स के अंदर ख़ास तौर पे एक ऐसा फाइबर होता है कि जो हमारे पेट के अंदर जाता है वो हमारे जो पेट में बैक्टीरिया होते हैं उनकी मदद करता है, और ओट में जो फाइबर होता है उसकी मदद से हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सत्तू और ओट्स, और दोनों ही अच्छे हैं। तो मैं कहूँगा अगर हो सकता है तो आप दोनों लीजिए। अच्छा, दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं, कुछ बना सकते हैं? कोई ना कोई ये रेसिपी भी निकाल देगा। तो एक आखिरी सवाल बस मैं आपसे और पूछूंगा कि कई बार ऐसा हमने देखा है कि किसी ने बड़ी मेहनत करके, जिम करके या कोई मेडिसिन खा के, है ना, लिपोसक्शन जैसे कि जो आपने बताया करा के किसी तरीके से मोटापा कम कर लिया, लेकिन कुछ वक्त के बाद, और उसने अच्छी डाइट मेंटेन भी की, मगर वो फिर से बढ़ गया। इसके लिए क्या करें और ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल, अब इस सवाल का जवाब देने के लिए पहले गहराई में जाना पड़ेगा। मोटापा हो क्यों रहा है? मोटापा इसलिए हो रहा है कि ये हमारे शरीर के लिए एग्जिस्टेंशियल है। आपने कभी नेचर में नहीं देखा होगा कि जिस जानवर को, कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय, कोई भी जानवर ले लीजिए, जिसको आप खाना देते हैं और जो बीमार नहीं है, उसका वजन कम हो। हमारा भी वजन कम नहीं होता, क्योंकि नेचर ने हमारा सिस्टम ऐसा बनाया है कि अगर हम अपने आप को कंजर्व करके रखें, जैसे हम हैं वैसे ही हम रहें। तो हमारे ब्रेन ने ऐसा सिस्टम बनाया है, हमारा वो सब कॉन्शियस चलता रहता है कि हमारा वजन कम नहीं होने देता। अगर हम कुछ करके वजन कम करें, जैसे हमने डाइट कर ली, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, तो हमारा वजन कम हुआ, तो बॉडी उसका वजन अपने आप बढ़ा देती थी। कि दो चीज़ें होती हैं शरीर में, एक होता है उसको बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसकी मदद से अगर वो बढ़ जाए तो एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से वो फैट ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। अगर वो कम हो जाए तो फैट का कंजम्पशन कम हो जाता है, फैट जो है प्रिजर्व होता है। तो अगर हम अचानक वजन कम कर लेते हैं तो जो हमारा BMR कम हो जाता है और उसी फैट का कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो जाता है। तो बॉडी क्या करती है, एक स्टेटस को मेंटेन करके रखती है, वजन को कम नहीं होने देती। वजन में बदलाव तभी आता है, आमतौर पे वजन में बदलाव बढ़ाव में आता है, जब वजन बढ़ जाता है। और मान लीजिए आपने ज़्यादा खाया है किसी भी वजह से, और बहुत सारी वजह हैं जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे। वजन आपका बढ़ गया, साल 2 साल तक बढ़ा रहा, उसके बाद आप जितनी भी कोशिश करें वो वजन कम नहीं हुआ, क्योंकि ब्रेन हमारा सबकॉन्शियसली इस तरीके से काम कर रहा है। ऐसे ब्रेन में केमिकल बन रहे हैं, ऐसे हार्मोन बन रहे हैं जो उसको टस से मस नहीं होने देते। इसीलिए ऐसा होता है कि एक शो हुआ था जिसमें लोगों ने 50 किलो 60 किलो वजन कम कर दिया। 3 साल बाद उनका वजन जितना कम हुआ था उससे भी ज़्यादा हुआ। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, आपने खुद चर्चा की, उन्होंने वजन 20 किलो कम कर दिया। ये जो वजन कम करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल रहता है, उसके बाद वो वजन वापस आने लगता है, और उसके बाद अक्सर वो वजन ओवरशूट भी कर जाता है, क्योंकि ये बॉडी का जो एडेप्टेशन है शरीर के अंदर, और वो ब्रेन से रेगुलेट होता है। यही वजह है कि जो आजकल जो दवाइयाँ आती हैं वो वजन कम कर पाती हैं, कि वो हमारे दिमाग पे, हमारे ब्रेन में असर कर रही हैं। अच्छा, वो आपके पेट पे असर नहीं कर रही, वो पेट पे उनका जिस तरह की मेडिकेशन आप देते हैं उसमें वो ब्रेन को फैट स्टोर करने से रोकती है। एग्जैक्टली, ब्रेन को फैट स्टोर करने से रोकती हैं, और जब फैट स्टोर नहीं होता तो शरीर उसका इस्तेमाल करने लगता है, जो ऑलरेडी बॉडी में, और इसलिए आप फिर पतले भी हो जाते हैं, और वो उसमें चेंज या बदलाव नहीं आने देते। तो वो लंबे समय तक वो आपका जो उपाय है वो चलता भी है। जी, तो वो दवाइयाँ इसीलिए लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं। जैसे ही उन दवाइयों को लेना बंद कर देते हैं, उनका असर खत्म हो जाता है, वजन फिर से बढ़ने लगता है। एक आखिरी सवाल जो आपसे बातचीत करते मेरे दिमाग में आया, विदेशियों में हमने देखा है कल्चर है रनिंग का। सुबह वो लोग तकरीबन, आप विदेश जाएंगे किसी को भी देखेंगे, अमेरिका में, यूरोप में, लंदन वगैरह में, लोग भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, सबकी अच्छी जॉलाइन होती है, किसी के 6 पैक एब्स हो या ना हो, लेकिन सब फिट दिखते भी हैं तकरीबन सब लोग जो लोग रनिंग कर रहे होते हैं। हमारे हिंदुस्तान में रनिंग से ज़्यादा वॉक का कल्चर है। शाम को गए जी वॉक करके आए, सुबह जी वॉक करके आए। वॉक बेटर है, रनिंग बेटर? देखिए, दोनों के अपने अपने पहलू हैं। सब लोग रनिंग नहीं कर सकते। रनिंग करने के लिए आपको बॉडी का मेकअप चाहिए। ज़्यादातर लोग जो यंग हैं, जो हेल्दी हैं, वो रनिंग कर सकते हैं।
लेकिन जो ऑलरेडी 50-60 साल की उम्र के हो गए हैं, कभी फिजिकल एक्टिविटी की नहीं है, कोई घर में माता जी हैं, वो कैसे रनिंग करेंगे? तो दोनों का अलग महत्व है। वॉक भी बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ासतौर पे अगर हम जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनकी बात करें तो वॉक भी बहुत फ़ायदेमंद है। और उनको रनिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वॉक करने से भी एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, मसल्स काम करती हैं, हार्ट काम करता है, ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा पंपिंग करता है, लंग्स भी काम करती हैं। और वॉक का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि वो मूड भी चेंज होता है, लोग बाहर निकलते हैं, पैदल चलते हैं, तो एक दूसरे न्यूरो सिग्नल्स को भी स्टिमुलेट करता है, वो ब्रेन को भी। तो वॉकिंग को हम कतई नहीं बोल सकते कि वॉकिंग अच्छी नहीं है, सब लोग दौड़ें। दौड़ना बहुत अच्छा है, लेकिन दौड़ने के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। दौड़ने का नुकसान भी है? दौड़ने का नुकसान भी है। जैसे ज़्यादा दौड़ने से लोगों को घुटने में चोट लग सकती है, लिगामेंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग ज़्यादा दौड़ते हैं उनको घुटनों के दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे घुटने दौड़ने के लिए नहीं बने, चलने के लिए बने हैं। अच्छा। जब भी आप दौड़ते हैं तो हर आपके स्टेप में घुटने पे जर्क लगता है, प्रेशर लगता है। तो जो उसकी जो मेम्ब्रेन है जो उसको लुब्रिकेट करती है, वो उसको धक्के को सहती है, तो उसमें जाहिर है उसमें ज़्यादा नुकसान आता है। अच्छा। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा जिसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वो नींद, स्लीप। एक स्लीप बहुत बड़ी वजह है मोटापे की। कम ज़्यादा सोना या कम सोना? कम सोना, ज़्यादा सोना, दोनों ही नुकसानदायक है। तो एक हेल्दी स्लीप कितने घंटे की होती है? 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे देश में ऐसा बहुत हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान रात को काम करते हैं और दिन में 2-3 घंटे सोते हैं। तो एक ये मोटापे की बहुत बड़ी वजह ऐसी भी है। एक तो इस लाइफस्टाइल की चेंज की वजह से उनकी फूड हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, और अपने आप में कम नींद की वजह से बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा होता है, ऐसे हार्मोन निकलते हैं, ऐसे केमिकल बनते हैं जिनकी वजह से वजन ज़्यादा होता है। इसी सोने पे बस आखिरी सवाल, कई लोगों को दोपहर में सोने की आदत है। दोपहर में सोना अच्छा है या गलत? मेरे बचपन में मुझे याद है कि मेरे पिताजी या मेरे जो बाबा थे, वो गोधूली का वक्त, जो शाम का सायंकाल होता है, जब सूरज ढल रहा होता है और शाम होती है बिल्कुल, तो उस वक्त गोधूली बोलते थे हमारे यहाँ। गोधूली यानी गाय जब चल के आती थी तो उसमें धूल उड़ती थी, तो गोधूली। तो अगर गोधूली में हम सो रहे होते तो हमें एकदम डांट के जगाया जाता था कि तुम अगर हम दोपहर में एक बार को, और वो दोपहर में सोने भी नहीं देते थे, लेकिन गोधूली में तो सोना अपराध कहते थे। खैर, दोपहर में सोना ठीक है कि गलत? दोपहर में सोने में कोई नुकसान नहीं। अच्छा। दोपहर में सोने में कोई नुकसान नहीं है, और बट इस पर कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस है। कुछ स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कि जो लोग दिन में सोते हैं, जो लोग 1 घंटे की भी नींद करते हैं, तो उनमें स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। तो इसमें कोई नुकसान तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन 6 से 8 घंटे की रात की नींद होना बहुत रात की नींद होना जरूरी है। ये नहीं कि आप उसकी नींद को कंप्लीट करने के लिए 8 घंटे 2 घंटे दोपहर में सो गए, 6 घंटे रात में सो गए, ये ठीक नहीं है। रात की नींद जरूरी। ये ठीक नहीं है कि अगर आप रात को नहीं सोए तो आपने दिन में कंपेंसेट कर लिया, लेकिन रात की 6 से 8 घंटे की नींद होना जरूरी है। तो डॉक्टर केसरी ने आज हमारे कई सारे मिथ बस्ट किए। ये पॉडकास्ट मिथ बस्टर मैं कहूँगा रहा। उनका कहना है कोई भी तरह का फ्रूट खाओ। उन्होंने बताया कि साबूदाना मत खाओ व्रत में। तो कई ऐसी चीज़ें, दोपहर में सो ठीक है, लेकिन कंपनसेट करने वाली स्लीप मत लो, यानी कि रात की 6 से 8 घंटे की नींद ले लो। उसके अलावा दोपहर में अगर 1-8 घंटे सो गए तो ठीक है, लेकिन अगर रात की नींद पूरी ठीक से नहीं की तो ठीक नहीं है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें डॉक्टर साहब आपने हमें बताई, जो मैं तो मिथ बस्टर ही बोलूँगा, और हमारे कई सारे चीज़ें हमें सीखने को भी मिली। तो मैं ये लोगों से अपील करूँगा कि आप लोग अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। नमकीन बंद करके आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। अभी तक तो मिठाई पर रोक थी, अब तो डॉक्टर साहब ने मतलब नमकीन पे भी रोक लगा दी है, ठीक है। तो नमकीन ना खाएं, पाम ऑयल की बनी हुई चीज़ें मार्केट से जो भी आती हैं वो ना खाएं, और ऐसी कई सारी चीज़ें इन्होंने बताई जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको मदद करेंगी कि आपको डायबिटीज़ ना हो, मोटापा ना हो, और अगर हो गया है तो शायद आप उसको क्योर करने में अपने डॉक्टर की मदद कर सके। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद। और हमारे लोगों के लिए इतनी सारी चीज़ें आपने जानकारी दी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार।